हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। तो आज के इस वीडियो में हमने आईटीआई के इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक यहाँ पे तैयार किया है। ये क्वेश्चन आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रश्न हमने लिए हैं वो भारत स्किल्स के क्वेश्चन बैंक और पुराने क्वेश्चन पेपर से लिए हैं, और आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न होंगे वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। इस वीडियो के अंदर इन सभी प्रश्नों को कवर करना काफी मुश्किल है, इसीलिए इस वीडियो के लिए हमने जो है सिर्फ 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को रखा है, जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं। उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में करेंगे, और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां से जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, और जिन प्रश्नों को हम इस वीडियो में करेंगे वो आपको इस पीडीएफ में देखने को नहीं मिलेंगे, सो वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, क्लास ए की आग बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो जो क्लास ए कैटेगरी की आग होती है वो कपड़ा, कागज और लकड़ी की आग होती है, और इस तरह की आग बुझाने के लिए हम जो है पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न है, सुरक्षा समूह चिन्ह का नाम क्या है? तो यहाँ पे कुछ सेफ्टी साइन दिए गए हैं, हमें बताना है कि ये कौन से सुरक्षा के चिन्ह हैं। तो यहाँ पे बताया गया है इनमें कि आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य है, चश्मे पहनने जरूरी है, ईयरफोन लगाने चाहिए, यहाँ पे जूते पहनने चाहिए, हाथों में दस्ताने पहनने चाहिए। तो यहाँ पे हमें जो है बताया जा रहा है कि कोई भी काम करने से पहले ये काम करने अनिवार्य हैं। तो ये जो सिंबल है, ये जो चिन्ह है, ये क्या है? ये अनिवार्य संकेत है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न है, कौन सा कारक बिजली के झटके की गंभीरता को प्रभावित करता है? यानी कि जब किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगता है तो कौन सा कारक है जिससे ये पता चलता है कि बिजली का झटका कितना गंभीर था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, करंट गुजरने की अवधि। किसी व्यक्ति को जितनी ज्यादा देर तक करंट लगेगा उसको चोट लगने की जो गंभीरता है वो उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा देर तक करंट के संपर्क में रहने से व्यक्ति का जो शरीर है वो झुलस सकता है, जल सकता है। चौथा प्रश्न है, चांदी में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत कितना है? तो चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होती है, तो इसके अंदर जो विद्युत प्रवाह की चालकता है वो 100% होती है, यानी कि इसके अंदर प्रतिरोध बिल्कुल भी नहीं होता है। पांचवा प्रश्न है, अर्धचालक के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उनके अंदर जो आईसी होती है, इसके अलावा जो मेमोरी कार्ड होता है वो सभी आपके सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। और जो आईसी होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनती है सिलिकॉन की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। जो अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर होते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं। छठा प्रश्न है, सेलुलर फोन के लिए किस बैटरी का उपयोग किया जाता है? तो हमारे जो मोबाइल फोन होते हैं उनमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। सातवां प्रश्न है, टांका लगाने वाले स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले तापमान की सीमा क्या है? तो जो टांका लगाने की सोल्डरिंग करने के लिए जो मशीन हम यूज करते हैं, जो कि कंट्रोलर होती है, जिसमें हम तापमान को कंट्रोल भी कर सकते हैं, तो वो जो मशीन होती है वो 150 डिग्री सेल्सियस से लेकर 450 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान जनरेट कर सकती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आठवां प्रश्न है, एक ज्वाइंट टांका लगाने के बाद फ्लक्स अवशेषों को कैसे हटाया जाता है? तो टांका लगा देने के बाद जो बचा हुआ फ्लक्स होता है उसको हटाने के लिए हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन डी आपका सही है। नौवां प्रश्न है, कंप्यूटर में दस्तावेज की हार्ड कॉपी बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर के अंदर जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट, दूसरे होते हैं हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट। तो हमारा जो कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन होती है उसके अंदर जो हमें जानकारी देखने को मिलती है वो सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट होते हैं। इसके अलावा हमारा जो प्रिंटर होता है, जब वो प्रिंट करके पेज निकालता है, वो होते हैं हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स। तो हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रिंटर का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। 10वां प्रश्न है, बिजली की विफलता पर कौन सा मेमोरी डिवाइस डेटा खो देता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। जो रैम होती है वो बिजली चली जाने के बाद अपना डेटा खो देती है, क्योंकि जो रैम है वो एक वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि अस्थाई मेमोरी है, लेकिन जो रोम होती है वो एक स्थायी मेमोरी होती है, क्योंकि इसके अंदर जो डेटा है वो बिजली चले जाने के बाद भी बना रहता है। 11वां प्रश्न है, बाइनरी नंबर 0101 के लिए डेसिमल नंबर क्या है? तो हम यहाँ पे जो है BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल मेथड का यूज करेंगे और उससे पता लगाएंगे कि इस बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर क्या होगा। तो जो बाइनरी कोडेड डेसिमल होते हैं उनको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब इनको सोल्व करेंगे तो क्या होगा? 2 की पावर अगर मैं 0 करता हूं तो ये बन जाएगा आपका 1, 2 की पावर 1 से बनेगा 2, 2 की पावर 2 से बनेगा 2 दूनी 4, और 2 की पावर 3 से बनेगा 2 दूनी 4 दूनी 8।
तो जितनी बड़ी डेसिमल वैल्यू आपको दी गई हो वहां तक के आपको बाइनरी कोड डेसिमल अंक निकाल लेने हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या जो है 7 दी गई है, तो हमने यहाँ पे 8 तक की वैल्यू ले ली। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो 8 4 2 1 लिखा हुआ है इनके नीचे हम इस बाइनरी वैल्यू को लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 0 1 0 1। तो जिस संख्या के नीचे 0 है उसको हम जो है काट देंगे इस प्रकार से, और जो बची हुई संख्याएं होंगी जैसे कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, इनके नीचे 1 1 दिया गया है, तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू है इनको हम जोड़ देंगे। चाहे यहाँ पे कितनी भी संख्याएं होती जिनके नीचे 1 होता उनको हम जोड़ देते। तो जोड़ने के बाद क्या आएगा, जोड़ने के बाद आएगा 5। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रंग आपको फोम फायर अग्निशामक यंत्र को पहचानने में मदद करेगा। तो जो फोम फायर अग्निशामक यंत्र होते हैं उन पर जो है क्रीम कलर की एक पट्टी होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। जो क्रीम कलर का रंग होता है वो फोम फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर होता है। 13वां प्रश्न है 110110 का 2's कॉम्प्लीमेंट डैश है। तो हमें यहाँ पे इस बाइनरी वैल्यू का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो किसी भी संख्या का 2's कॉम्प्लीमेंट आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, पहले आपको उसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा फिर उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो किसी भी संख्या का 1's कॉम्प्लीमेंट, मैं 1's लिख के दिखा देता हूँ, 1 और उसके बाद s, तो ये होता है 1's कॉम्प्लीमेंट। तो किसी भी संख्या का 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना बहुत ही आसान है। जो संख्याएं दी गई हैं उनमें 0 को 1 में और 1 को 0 में कन्वर्ट कर दो। जैसे यहाँ पे सबसे पहले 1 1 है तो हम लिख देंगे 0 0 1 0 0 1 1। तो ये हो गया इसका 1's कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हमने 0 को 1 में कन्वर्ट कर दिया और जो 1 था उसको 0 में बदल दिया। तो ये आ गया 1's कॉम्प्लीमेंट। अब हमें निकालना है इसका 2's कॉम्प्लीमेंट। तो 2's कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू दी गई है 1's कॉम्प्लीमेंट, इसके बाएं तरफ से हम शुरू करेंगे। यहाँ पे बाएं तरफ से हम शुरू करेंगे और फिर से वही तरीका आजमाएंगे जैसे हमने 1's कॉम्प्लीमेंट में इस्तेमाल किया था कि जो संख्या दी गई है उनको पलट देंगे, फिर से 1 को 0 में और 0 को 1 में। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन रहेगी कि पूरी संख्या को कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। बाएं तरफ से शुरू करके जहां पे पहला 0 आपको देखने को मिले आपको वहीं तक संख्याओं को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जो 0 है वो तीसरे नंबर पर दिया गया है, तो हम यहाँ पे तीसरे नंबर तक की संख्याओं को कन्वर्ट करेंगे। जैसे 1 का हमारा 0, फिर से 1 का हमारा 0 और यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो जहां पर आपको पहली 0 संख्या देखने को मिले चाहे वो कहीं पर भी हो वहां तक के ही नंबर आपको कन्वर्ट करने हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में 0 देखने को मिले, मान लो यहाँ पे आपको संख्या कुछ इस प्रकार से दी जाए 0 1 0 0 1 इस तरह से होती और इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना होता, और ये संख्या अगर 1's कॉम्प्लीमेंट है तो हम क्या करते, हम यहाँ पे जो 0 है इसको 1 में कन्वर्ट करते और उसके बाद बाकी की जो संख्या है उनको एज इट इज लिख देते। तो ये इसका 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो अब यहाँ पे 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जहां पर पहली 0 आई है वहां तक की संख्याओं को हमने कन्वर्ट कर दिया, पलट दिया, और बाकी की जो वैल्यू है उनको हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट। अब इसको आंसर से मिलान करते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1 0 1 0 0। तो यहाँ पे जो आगे की 2 वैल्यूज दी गई हैं जो कि 0 है उनको रखो या ना रखो उनसे इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगला प्रश्न है जॉयस्टिक डैश होती है। तो जॉयस्टिक जो होती है वो गेम खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए इस्तेमाल होती है। 15वां प्रश्न है हार्ड डिस्क को ट्रैक में विभाजित करते हैं जिसे बाद में डैश में उप विभाजित करते हैं। तो जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर सीडी जैसी आपको जो है इस तरह की प्लेट देखने को मिलती है। तो वो जो प्लेट होती है उसके अंदर जो जानकारी स्टोर होती है वो ट्रैक और सेक्टर में होती है। तो सबसे पहले हम उसको जो है ट्रैक इस तरह से ट्रैक्स में डिवाइड करते हैं। जैसे जो दौड़ लगाने वाला मैदान होता है, स्टेडियम होता है, उसमें आपने देखा होगा इस तरह से ट्रैक्स बने होते हैं। इसी तरह से जो सीडी होती है जो कि हार्ड डिस्क के अंदर प्लेट होती है उसमें ट्रैक बने होते हैं। उन ट्रैकों को बाद में हम क्या करते हैं, सेक्टर में विभाजित करते हैं। तो ये जो ट्रैक होते हैं इनको इस तरह से सेक्टर में विभाजित किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे इसके अंदर जो है छोटे छोटे बॉक्स ब्लॉक बन जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे आपके बॉक्स देखने को मिलते हैं इन्हें कहते हैं सेक्टर
पहले इस प्लेट को ट्रैक में डिवाइड किया जाएगा, उसके बाद सेक्टर में डिवाइड किया जाएगा। 16वां प्रश्न है, सीआरटी का पूरा नाम क्या है? सीआरटी की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। आपने देखा होगा जो पुराने कंप्यूटर होते थे जो कि बड़े बड़े साइज के होते थे, उनके अंदर एक बहुत बड़ी शीशे की स्क्रीन होती थी जिसको कबाड़ी भी नहीं लेता था। तो जो पुराने टीवी होते थे उनके अंदर जो पीछे की तरफ इस तरह से बहुत बड़ा तोड़ने के बाद एक शीशे का टुकड़ा निकलता था, उसको हम कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। 17वां प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग क्षतिग्रस्त या फिर जंग लगे थ्रेड को ठीक करने के लिए किया जाता है? तो किसी भी नट के ऊपर जो चूड़ियां हैं अगर उन पे जंग लग जाए या फिर वो खराब हो जाए तो उनको ठीक करने के लिए हम डाई नट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।